और कौन कौन से क्लासिफिकेशन के आधार पे हमारे पास मुख्यतः जो हमारे टैक्सेशन सिस्टम है उस टैक्सेशन सिस्टम को हम लोग समझेंगे, ठीक ना। बाबा बहुत अच्छी आ रही है, इसको रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? टैक्सेशन, है ना, स्ट्रक्चर, इन इंडिया। यानी कि हम देखेंगे कि हमारे यहाँ टैक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या रखा गया है। तो पहले हम समझते हैं, देखो पहले, अच्छा पॉलिटी कंप्लीट हो गया है कि अभी बचा हुआ है? बचा हुआ है। अच्छा शेड्यूल पढ़ा दिया गया है? नहीं। थोड़ा पड़ा। देखो होता क्या है कि देखो टैक्स, पहली बार समझते हैं कि टैक्स लगाता कौन है हमारे देश में, टैक्स लगाता कौन है। तो देखो टैक्स में हमारे पास गवर्नमेंट कितनी है? स्पेशली दो गवर्नमेंट है हमारे पास। एक तो है हमारा, हाँ बताइए क्या हुआ? ठीक है, आता है। तो हम देखते हैं कि टैक्स लगाता कौन है। तो टैक्स लगाने का मतलब हमारे पास दो गवर्नमेंट है। हमारे पास एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, और एक है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, यानी टैक्स दो लोग। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि देखो हमारे यहाँ लॉज बने, है ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में लॉज बने कि लॉ बनाने की अथॉरिटी किसके किसके पास होगा। तो ये हुआ कि अगर सारा पावर दे दिया जाए किसको, अगर ये सारा पावर सेंट्रल को दे दिया जाए तो दिक्कत होगी। तो तुम उसी में पढ़ोगे जिन्ना साहब का आएगा, है ना, जिन्ना ने, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत बड़े, है ना। तो जिन्ना साहब ने क्या किया, 14 सूत्रीय मांग रहे थे। उसमें एक मांग ये भी था कि पावर प्रोविंशियल के हाथ में भी रहे। ये जो दयारकी है, दयारकी बोलते हैं द्वै शासन, यानी दो जगह शासन। उसमें कुछ सब्जेक्ट हम दे दिए सेंट्रल को, कुछ सब्जेक्ट हमने दे दिया प्रोविंशियल स्टेट को। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि पावर ऐसा हो कि सेंट्रल का जो पावर सेंट्रल रखे, बट प्रोविंशियल का भी अपना पावर होना चाहिए। उन्होंने ये भी रखा कि अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रोविंशियल स्टेट की भागीदारी होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे उन्होंने 14 नियम बनाए। बाकी कुछ मुस्लिमों के लिए 1/3 लेजिस्लेचर इन द पार्ट, है ना, तो लेजिस्लेचर में उनको चाहिए, मंत्रिमंडल में 1/3 चाहिए, है ना, मुस्लिम का 3/4 पार्ट चाहिए कोई भी चीज़ अमेंडमेंट को पास कराने के लिए। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इकोनॉमिकल जरूरी है कि अगर लॉज बनता है तो भाई ऐसा है कि कुछ लॉज का पावर किसको दिया गया, सिर्फ सेंट्रल को। यानी उस नियम पे, यानी उस चीज़ पे अगर लॉ बनाने का अथॉरिटी किसको मिलेगा, लॉ बनाने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो होंगे, है ना, कुछ जो सब्जेक्ट होंगे उस पर लॉज कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और सेम चीज़ कि अगर ये चीज़ें हो जा रही है सेंट्रल, और कुछ जो लॉज है उस पर दोनों लोग बनाएंगे, है ना, सेंट्रल है ना, स्टेट, यानी कि दोनों लोग उस पर नियम बना सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, 246 आर्टिकल 246 में आप देखोगे कि ये कौन कौन से नियम है जिसपे यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कानून बना सकता है। उसी में जिक्र होगा कि आर्टिकल 246 में ही स्टेट गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे बना सकता है, ठीक है, और सेंट्रल और स्टेट किन सब्जेक्टों पे अपना लॉ बना सकता है। उसी आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है आपका, भाई शेड्यूल क्या है, एक्सप्लेनेशन ही तो है, शेड्यूल 7। जब लॉज बना तो उसमें टैक्सेशन सिस्टम भी तो एक लॉ आता है। तो अब जब सेक्शन 7 में आप शेड्यूल 7 में पढ़ोगे तो शेड्यूल 7 में आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेनेशन है कि कौन कौन सी चीज़ों पे सरकार, यूनियन सरकार नियम बना सकता है। नॉर्मली तो आर्टिकल दे दिया गया 247 इस स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ये बना सकती है, और कुछ नियमों पे ये बना सकती है। अब किन किन चीज़ों पे कौन नियम बनाएगा वो कौन बताएगा, तो शेड्यूल 7 में इस चीज़ का जिक्र हुआ है। लेकिन हमको इसमें शेड्यूल 7 में हमको पढ़ना है कि हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए टैक्सेशन सिस्टम। तो सब बहुत सारे लॉज हैं जिनको बनाने की अथॉरिटी इनको दी गई है, कुछ उनको दी गई, कुछ दोनों को दी गई। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, सिर्फ टैक्सेशन सिस्टम। तो हम उसमें टैक्सेशन शेड्यूल 7 में देखेंगे तो टैक्सेशन सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग सिर्फ देखेंगे
टैक्सेशन। नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ो। थोड़ा सा लिखना भी पड़ सकता है आप लोगों को। अच्छा, इन सबको नियम बनाने के लिए कौन सा पावर है इनके पास? अगर कोई नियम इनको बनाना है या कोई लॉ बनाना है तो इनके पास कौन सा पावर होता है? इनको पास होता है लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि ये लेजिस्लेचर है। एक लेजिस्लेचर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है तो मेन है, और आता है लेजिस्लेटिव बॉडी आपके यहाँ पे भी होता है स्टेट में। तो इनके पास जो पावर होता है वो पावर क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर। आगे बढ़े। अब देखो शेड्यूल 7 में क्या है कि जब आप जाओगे यूनियन वाले में, है ना, यूनियन के लिए कुछ लॉ इन ऑर्डर दिया गया है कि किन किन चीजों पे लॉ यूनियन बना सकता है। उसमें पॉइंट नंबर है ना, पॉइंट 82 से लेकर के 92B तक, है ना, इसमें बताया गया है टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। यूनियन किन किन चीज़ों पे टैक्स लगा सकता है, क्या क्या टैक्स का नियम लगा सकता है, वो 82 से लेकर के 92B तक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्टेट के लिए क्या है, तो उसी में स्टेट का कॉलम होगा। स्टेट की किन चीज़ों, तो उसमें पॉइंट नंबर जो है आपका 42 से लेकर के 45 से लेकर के 63, 55 से लेकर के 63 एंड 66, इनमें जो जिक्र हुआ है पॉइंट 45 से लेकर के 63 एंड 66 में जिक्र किया गया किसके लिए? स्टेट के लिए। स्टेट किन किन चीज़ों पे टैक्स ले सकता है, कैसे कलेक्ट कर सकता है, उस टैक्स का भागीदारी किसका होगा, टैक्स का यूज कौन करेगा, ये सारी बातें। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि कुछ लॉज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। तो इनके कॉलम में पॉइंट नंबर 35, 44 एंड 47, 35, 44 एंड 47। और एक आप लोग को पॉलिटिकल में पढ़ाएंगे सब लोग, फाइनेंस कमीशन, है ना, फाइनेंस कमीशन। ये है आपका आर्टिकल 280। अब इसके बारे में सब लोग पढ़ाएंगे, बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे तो पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इन सब चीज़ों में हमारे पूरे फाइनेंस सिस्टम को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। और फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इकोनॉमी की जरूरी है टैक्स। अगर कर नहीं आएगा तो सरकार की इनकम नहीं होगी, सरकार का इनकम का सोर्स ही यही है। तो उसमें ये बता दिया गया कि आपका आर्टिकल 246 जो डिफाइन करता है कि किस चीज़ पे लॉज बना सकता है यूनियन गवर्नमेंट, कौन बना सकता है क्या स्टेट गवर्नमेंट, और किन चीज़ों पे कौन बना सकता है सेंट्रल एंड स्टेट, उसका एक्सप्लेनेशन शेड्यूल 7 में है। शेड्यूल 7 में यूनियन वाले पॉइंट में आप आएंगे तो पॉइंट 82, 92B, फिर स्टेट में आएंगे तो 45 to 63 एंड 66, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाले जो कॉलम में आएंगे उसमें 35, 44 और 47 कुछ। अभी लिख लो, घर पे जाना पकाते गूगल चाचा को बोलना बताएंगे तुमको, है ना। आगे बढ़े बेटा। अब देखो होता क्या है कि जब लॉज बन गए, बहुत सारे हमारे पास लॉ बन गए, ये टैक्स है वो टैक्स है, उस टैक्स में देखो एक तो होता है लेवी, यानी टैक्स इम्प्लीमेंट कराने वाला, कौन इम्प्लीमेंट करा रहा है। दूसरा होगा कलेक्ट करने वाला, कि उस टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा। और तीसरा चीज होता है कि उसको यूज कौन करेगा, है ना। तीसरा कॉलम हो सकता है कि यूज कौन करेगा। तो मान लो कोई चीज है ना, कोई चीज है कि मान लो स्टेट के लिए हम देखते हैं, तो स्टेट वाले में जो स्टेट को नियम दिया गया कि स्टेट ही उस टैक्स पे क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो इम्प्लीमेंट में कौन लाएगा, स्टेट। कलेक्शन कौन करेगा, स्टेट। और उस पैसे का यूज कौन करेगा, स्टेट। लेकिन यूनियन में ऐसा केस नहीं है।
स्टेट ने कोई अगर नियम बनाया है ना, स्टेट ने कोई टैक्स हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट में लाया है, हमारे ऊपर टैक्स थोपा है, तो उस टैक्स को कलेक्ट भी कौन करेगा? स्टेट करेगा। और उस टैक्स का यूज भी कौन करेगा? उस टैक्स का यूज भी कौन करेगा? स्टेट ही करेगा। लेकिन यूनियन के केस में थोड़ा सा अलग है। यूनियन ने जो टैक्स बनाया है उसमें अब समझना कि यूनियन ही लगाएगा, है ना, यूनियन ही कलेक्ट करेगा और उसका यूज यूनियन ही करेगा। लेकिन कुछ जो टैक्स है जिसको लगाएगा कौन? यूनियन लगाएगा। कलेक्ट कौन करेगा? तो कलेक्ट करने की अथॉरिटी इसके पास नहीं है ना, और ना ही यूज करने की अथॉरिटी इसके पास है। यानी कि कुछ टैक्स जो है उसको यूनियन लगाता है। अब लगाने वाली बात है तो लगाएगा सब यूनियन, ठीक है ना। यूनियन लगाता है लेकिन कलेक्ट कौन करेगा? यूनियन ही, और उसको यूज भी कौन करेगा? यूनियन। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे हैं जिसको लगाने का काम यूनियन का है, लेकिन कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और यूज कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ टैक्स हैं यूनियन लगाएगा, है ना, कलेक्ट कौन करेगा? यूनियन, लेकिन यूज कौन करेगा? स्टेट। यानी कि पहले वाले में समझे, लगाया भी मैं ही, कलेक्ट मैं ही किया, यूज मैं करूंगा। एक में कि मैंने लगाया, कलेक्ट मैं ही करूंगा, है ना, और यूज करेगा स्टेट। एक में कि मैं लगाया, स्टेट ही कलेक्ट करेगा और स्टेट ही यूज करेगा, है ना। अब कुछ जो टैक्स है उसमें क्या है कि लगाएगा कौन? यूनियन। कलेक्ट करेगा यूनियन और स्टेट दोनों, यूनियन और स्टेट दोनों ने यूज किया। और यूज कौन करेगा? सिर्फ स्टेट। कलेक्ट दोनों करेंगे, यूज कौन करेगा? स्टेट। और कुछ जो टैक्सेशन हमारे बहुत सारे टैक्स हैं, एक दो टैक्स थोड़े हैं। लगाएगा कौन? यूनियन। कलेक्ट करेगा कौन? यूनियन और स्टेट दोनों। और यूज कौन करेगा? यूनियन और स्टेट। नोट करो। स्टेट कितना स्वार्थी है ना, खुद लगाता है, खुद कलेक्ट करता है और खुद खाता है। लेकिन यूनियन कितना लिबरल आदमी है ना, कहता है भाई चलो कोई बात नहीं है, मेरा है, कुछ मैं यूज़ कर लूँगा, कुछ तुम यूज़ कर लो, कुछ तुम कलेक्ट कर लो, फिर पूरा यूज़ तुम कर लो, है ना, कुछ मैं ही कलेक्ट करूँगा, पूरा तुम यूज़ कर लो। बड़ा ये है ना गार्जियन जैसा फील करा। ये जरूरी है ना, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या कंडीशन होगा? अमेरिका वाली कंडीशन हो जाएगी। अमेरिका में जो फेडरेशन है उस फेडरेशन में क्या है, अगर उनकी डिमांड्स नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? सर भाई मैं आप अलग हो जाऊँगा तुमसे। लेकिन इंडिया में ऐसा नियम नहीं है, ना आपको अलग होने की अथॉरिटी है, ना आपको नाम बदलने की अथॉरिटी है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आपकी अपनी सीमा भी बदल नहीं सकते हैं। पूरी अथॉरिटी किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को इतना पावर भी दिया है कि कम से कम आपका मन ना बदले, है ना। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े बढ़े। अब हम लोग चलते क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस कि उसके क्लासिफिकेशंस कैसे हों, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, है ना। और आपका हो गया एड वैल्यू एंड स्पेसिफिक। अब चीज़ को समझेंगे कैसे कैसे क्या होता है। आज एक्चुअली बोलने का मन नहीं कर रहा, बात पर जगह। कल विसर्जन था, अच्छी बात है ना। कौन सरवाएगा? मैं भी गया, बैठाएंगे हम तो सरवाएंगे नहीं। मैं भी गया था रात को 2:30 बजे का आया। तो मुझे पता था क्या छुट्टी है, सर का फ़ोन आ गया अचानक, सर कितने बजे क्लास है? क्लास 12:30 बजे, 12:30 बजे करिए। अभी मुश्किल से मैं, मुझे लगता है कि आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले मैं सो गया। उठा हूँ, नहाया भी नहीं हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ब्रश किया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, पानी मारा हूँ, चला रहा जाऊँगा, फिर सोऊँगा। पहले भी फैजाद में भी क्लास लगा दी है, वहाँ क्लास लेकर फिर सो। अब ठीक है, एक बार ना नहाया इंसान तो खराब थोड़ा हो जाए। ठंडा खाएगा, देखें कितना नहाते हो, है ना। आगे बढ़ो। कौन सा रिकॉर्ड बनाना है? क्या बनाना है? कौन सा रिकॉर्ड बनाना है? बच्चे देखते होंगे ना
कि नहाओ चाहे ना नहाओ, एक चीज़ ध्यान रखना, शादी विवाह में जब भी जाओगे एक चीज़ पता चले, लड़कों को बड़ी ठंडक लगती है, बकायदे फोटो शादी विवाह में अगर लग गई ठंडक तो नाम बदल देंगे। लगता है तुम लोगों को ठंडक? अरे लगेगा, ये रुआ खड़ा हो जाएगा, लेकिन ना कपड़ा नहीं, फैशन नहीं जाना चाहिए, जान जाए पर फैशन नहीं जाए। और हम लोग क्या है इधर पूरा पहले चढ़ा देते हैं फैशन, लड़के नहीं करते बेटा, लड़के फैशन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। क्लासिफिकेशन में देखो बेटा तीन है हमारे पास, पहला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सेकंड है आपका प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, और तीसरा है आपका एंड ओलेरा। एंड स्पेसिफिक है ना, तीनों ये 6 टैक्स को हम लोग आज समझें ये टैक्स होता क्या है। यहाँ पे बेटा को पता है बस्ती में छः को उठेंगे ऐसा चलेगा मेला का आज से छः को विसर्जन है ना, विसर्जन पूर्णिमा हाँ हम जाते बोले याथार्थ करके याथार्थ हाँ गूगल कर लेना है, उसे याथार्थ से ही रिलेटेड है। अग्रेसिव आपका अभी बता रहा बेटा, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव हिंदी हमसे थोड़ा कम पूछो तो लिखा जाए। एक प्रगतिशील है और एक पता नहीं, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील है, रिग्रेसिव है, लेकिन समझते हैं कि होता क्या है ना, हमारे ज़्यादा जरूरी है जानना। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और प्रत्यक्ष कर है ना, और दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष। देखो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर को समझो। मान लो गवर्नमेंट है, टैक्स हम पे कौन लगा रही है, तो डायरेक्ट हम किसी आदमी को ना मान करके हम गवर्नमेंट को ही मान है ना। एक गवर्नमेंट है हमारी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसने क्या किया, और ये मैं हूँ मिस्टर यस है ना। अब सरकार ने टैक्स लगाया किस पर, मेरे पे लगा दिया टैक्स। अब गवर्नमेंट ने टैक्स किस पे लगाया है, मेरे पे। अब इस टैक्स का वहन या इस टैक्स का भार मेरे पर ही पड़ेगा, और इस टैक्स को पे कौन करेगा, मैं ही पे करूंगा। बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, यानी कि सरकार के द्वारा टैक्स मेरे पर लगाया गया और उस टैक्स का भार मेरे पर पड़ा, उस भार का वहन भी मैं ही करूंगा। ऐसे जो भी टैक्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट टैक्स, यानी जिस पर लगाया गया हो वही उसको पे करें, ठीक है ना। ये होता है हमारा टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ और मेरे पे टैक्स लगाएगा तो इनकम टैक्स पेयर कौन है, मैं खुद पे करूँगा है ना। मेरी प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स लगाया गया है तो उस प्रॉपर्टी को बेचूंगा तो टैक्स पे कौन करेगा, मैं ही पे करूँगा। यानी और मेरी कोई संपत्ति है या कोई मेरी आय है, उस पर जितने भी टैक्स लगे, यानी मेरी कंपनी है, असेट्स है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, यानी कॉर्पोरेशन पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स लगता है, और कॉर्पोरेशन डायरेक्ट पे करता है किसको, गवर्नमेंट को। उसके बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। तो जिस टैक्स में जिस पर वो टैक्स लगाया गया हो वही उस टैक्स को पे करेगा, तो ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है,
कि गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगाया किस पर, मिस्टर एक्स पर, और मैंने उसको शिफ्ट कर दिया किस पे, मिस्टर वाई पर, और किसने पे किया है, टैक्स। टैक्स क्या किया है, पे किया है, सरकार ने क्या लगाया था, टैक्स। अब ऐसे टैक्स क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। समझते हैं एग्जांपल के तौर पे, सरकार ने किसी वस्तु और सेवा पर टैक्स लगाया। अब वो वस्तु और सेवा से टैक्स किससे चाहिए, मान लो कोई दुकान में सामान रखा हुआ है तो दुकानदार ही तो टैक्स पे करेगा। सरकार ने मान लो माल आई कंपनी से बन करके, और माल कहाँ रखा हुआ है, दुकान में रखा हुआ है, तो अब उस माल का टैक्स पेयर कौन है, दुकानदार। लेकिन दुकानदार टैक्स कैसे पे करता है, यानी सरकार को चाहिए दुकानदार से, और दुकानदार वो बाहर किस पे डाल देता है, आप पे, ग्राहक पे। आपसे टैक्स वसूलता है और जाकर के सरकार को टैक्स पे कौन कराता है, यानी टैक्स हमने पे किया। तो यहाँ पे ये जो सिंबल बन जाएगा वो सिंबल ऐसे है, टैक्स मिस्टर वाई एक्स को देगा और एक्स देगा किसको, गवर्नमेंट को। समझ रहे हो, यानी कि जब भी माने टैक्स का भार किसी और पे दिया जाए और उसका भार का वहन कोई अनदर आदमी करे, यानी कि सरकार को टैक्स चाहिए दुकानदार से, और आज भी टैक्स पेयर कौन है, दुकानदार। दुकानदार क्या करता है, बनाता है ना, जीएसटी बनवाता है, टैक्स पे करता है, सारी चीजें कौन पे करता है, लेकिन क्या वो टैक्स अपने घर से पे करता है, क्या उस भार का वहन वो करता है, नहीं करता है। यानी कि सरकार ने भार दिया किसको, दुकानदार की, तुमको भैया इस वस्तु पे 18% जीएसटी देना है, इस वस्तु पे आपको 5% जीएसटी देना है, दही पे आपको 5% देना है, तो उसने क्या किया, दही हमको बेचा और हमसे 5% ले लिया। यानी वो जो टैक्स उसको पे करना है गवर्नमेंट का, उसका वहन कौन कर रहा है, उपभोक्ता। लेकिन ये भी कह सकते हो सरकार और उपभोक्ता के बीच में जब कोई मीडिएटर टैक्स पे करता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि टैक्स डायरेक्ट नहीं गया है, टैक्स उपभोक्ता ने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने उस टैक्स को दिया किसको, और सरकार को इससे मतलब नहीं है कि कौन टैक्स पे कर रहा है, सरकार को टैक्स से मतलब है। अब इनकम टैक्स में तीसरा तो कोई करेगा नहीं, तीसरा से आप उधार ले सकते हो, लेकिन टैक्स पेयर वो नहीं हुआ, टैक्स पेयर हम खुद है, इसलिए हम डायरेक्ट पे कर रहे थे। लेकिन यहाँ दुकानदार, बिजनेसमैन, जो प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इनफैक्ट आप समझ लो, मान लो ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ना होता, ये मान लो कोई PW होता या विजन IS होता, तो सरकार हम पे स्पेशल टैक्स लगाती कि नहीं लगाती, लगाती। तो टैक्स मैं किससे वसूलूंगा, मुझे पता है कि 5% गवर्नमेंट को देना है, तो मैं बच्चों को उतना में ही पढ़ाऊँ जितना में मेरा लागत है, अपनी प्रॉफिट है, लेकिन मैं उसमें क्या करूँगा, अपना टैक्स भी ऐड करूँगा, और वो टैक्स आपसे वसूल करके मैं सरकार को पे कर दूंगा। यानी कि बीच में उपभोक्ता और सरकार के बीच में कोई मीडिएटर बैठा हुआ है जो टैक्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और टैक्स सरकार को पे करेगा। ऐसे टैक्स क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, उसको लिखना चाहे तो लिख लो, लिख लो, पहले इसको बना लो फिर लिखो, इसको बना लो, लिख लो, तो फिर जब टैक्स आएगा तो टैक्स वाले में नहीं लिखवाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टैक्सेस हैं। क्योंकि 1990 से पहले 4 से 5 टैक्स हुआ करते थे, 1990 के बाद टैक्स का सिस्टम ही पूरा इंडिया में चेंज हो जाएगा। यानी आपको लगेगा कि टैक्स कम हो गया, लेकिन आपको पता चलेगा कि 60-70% तो हम टैक्स ही पे करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। सिस्टम बदल दिया भारत सरकार, है ना, सिस्टम फाड़ दिया, समझे ना। आएंगे राजा साहब आएंगे, उन्होंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया इंडिया का, तो भारत सरकार घाटे में जाएंगे। लिखो बेटा, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर वह कर है, कर मतलब टैक्स, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान, जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार, कर का अंतिम भार वहन करता है, करता है। इसका मतलब समझो, कहने का मतलब है कि, है ना, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया किसको, यानी प्रारंभिक भुगतानकर्ता कौन है, सरकार चाहती है कि प्रारंभिक भुगतानकर्ता कौन होना चाहिए, यही। इस केस में देखो प्रारंभिक भुगतानकर्ता कौन है,
सरकार ने इससे टैक्स मांगा है ना, तो प्रारंभिक भुगतानकर्ता यही है, लेकिन कहता है प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही अंतिम भार का वहन करता है, यानी इसी को प्रारंभिक भुगतान करना है। और जो अंतिम भार है, अंतिम भार भी किसी और पे शिफ्ट नहीं हो रहा है ना, इसी पे आ रहा है और यही उसका भुगतान कर दिया। यानी सरकार ने जिससे मांगा प्रारंभिक तौर पे वही अंतिम हो। जैसे कहते घर का इकलौता लड़का, तो घर का इकलौता लड़का क्या, पहला लड़का भी वही है और अंतिम लड़का भी वही है, तो कर का पहला भुगतान इससे मांगा गया और यही अंतिम भुगतान भी यही करेगा। ऐसे कर को क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष कर। अर्थात प्रत्यक्ष कर में सर पे हाथ नहीं रखते। अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार का को कर देना, कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती, यानी आप दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर, संपत्ति कर, यानी संपत्ति पे जो टैक्स लग रहा है, निगम कर जो लग रहा है वो डायरेक्ट आप वहन करेंगे। आयकर जो हो गया वो इनकम टैक्स भी आप खुद ही पे करेंगे, उस पर दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। निगम कर हो गया, निगम वाले लगाते हैं, है ना, कारपोरेट टैक्स उसको बोल सकते हो, कारपोरेशन टैक्स हो गया आपका, है ना, काउंसिल टैक्स हो गया। टोल टैक्स भी नहीं, टोल टैक्स डायरेक्ट एक्सेस होगा। टोल टैक्स में क्या होता है, टोल टैक्स किससे ले जाएगा, जो टोल बना करके नाका पे ठेका मिला हुआ है। टैक्स हम देते हैं वो सरकार को देती है, तो वो तो इनडायरेक्ट हो गया ना, वो सब पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। अभी स्ट्रक्चर, अभी कौन क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर क्या बनाया गया है। अभी जब हम पढ़ेंगे कि टैक्स कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, उसमें वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। इसी में और लिखो बेटा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है दूसरे शब्दों में, हाँ आगे लिखो, दूसरे शब्दों में कहीं कहीं ऐसा मिल जाता है परिभाषा, तो क्या करोगे। दूसरे शब्दों में वह कर जो व्यक्ति या व्यवसायी, वह कर जो व्यक्ति या व्यवसायी अपनी आय मतलब अपनी इनकम, कमा लाभ या संपत्ति के आधार पर लगाए जाते हैं, संपत्ति के आधार पर लगाए जाते हैं। अब देखो नॉर्मल जो आपको मिलता है प्रत्यक्ष कर के लिए यही मिलता है परिभाषा, ठीक है ना, कि वह टैक्स जो किसी व्यक्ति और व्यवसायी के आय पर, संपत्ति पर, है ना, या उसके लाभ पर लगता है, तो वो इनडायरेक्टली कर दिया है। अब इसमें आपको समझना पड़ता है इस बात को कि आय पे जो टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। आपके प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। आपकी संपत्ति, कोई संपत्ति आप सेल कर रहे हो या जो कोई एसेट्स है उस पर जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट लेती है। जैसे आपका जमीन है तो जमीन पे टैक्स के लिए कोई मीडिएटर है क्या, डायरेक्ट आप जाकर के पे करते हो ना नगर पालिका में। नगर पालिका क्या गवर्नमेंट का पार्ट है, म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट आपसे टैक्स ले लिया। तो इस तरह का जो निगम कर आपने बोला कॉर्पोरेशन टैक्स होता है ना, तो कॉर्पोरेट टैक्स अलग होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स अलग होता है। चलो अब इसमें लिखो अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ये सब लोग पहला दिन और आखिरी दिन इसके बाद दिखाऊंगा नहीं, तो मैं लिखवाता नहीं, लेकिन इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि इसके जो परिभाषा है बड़े अलग अलग। अब परिभाषा में क्या हमने समझाया, इस तरीके की शिफ्ट नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और वो परिभाषा कहीं कहीं आपको मिलेगी, तो मैंने इसलिए लिखवा दिया। अप्रत्यक्ष कर में लिखो बेटा, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाने जाने वाला कर। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर यानी गुड्स एंड सर्विस पे लगाए जाने वाला टैक्स क्या है, अप्रत्यक्ष कर। यानी हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस उपभोक्ता यूज करता है, उस टैक्स को सामने वाले को पे करता है, सामने वाला गवर्नमेंट को पे करता है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर है और इसे अंतिम उपभोक्ता
इसे अंतिम उपभोक्ता से एक मध्यस्थ द्वारा एकत्र किया जाता है। एक मध्यस्थ द्वारा एकत्र किया जाता है। मध्यस्थ, मीडिएटर, बिचौलिया, है ना। इसलिए तो हिंदी टफ लगता है। मीडिएटर वो तो समझ जाते हैं, हिंदी तो टफ है, इसको कोई डाउट नहीं। कल मैं काफ़ी चेक कर रहा था जो आप लोगों ने लिखा था, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते थे कि मुझे उसकी इंग्लिश मीनिंग ढूंढनी पड़ रही थी। पता नहीं कहाँ से आप लोगों ने बहुत शुद्ध शुद्ध हिंदी एकदम उठा कर रखे। एक बच्चे का अच्छा लगा जो मतलब नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ किया था मेरे लिए, जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स किया हुआ था। बाकी बहुत मैंने उसमें मुद्रास्फीति था तो समझ में आया, वृद्धि घटोतरी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हमको करना पड़ा था। परसों चेक करा था, सॉरी कल तो मैं कॉपी कल दिखा दूंगा, ठीक है ना। कल कॉपी आप लोगों से आज नहीं लाया क्योंकि अचानक आना पड़ा, ठीक। तो देखो, इसे अंतिम उपभोक्ता से एक मध्यस्थ द्वारा एकत्र किया जाता है, जैसे जीएसटी। अभी लिख लेना, बाकी समझाऊंगा जीएसटी क्या है, बताना पड़ेगा। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स जो था, पहले वैट लगता था जीएसटी से पहले। तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू ऑफ वैट लगा दो, वीएटी वैट। यानी समझ गए, प्रारंभिक ही अंतिम भुगतान करेगा। प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक और अंतिम भुगतान के बीच में एक मीडिएटर होगा, ठीक है ना। प्रारंभिक ये है, मतलब गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट, और अंतिम भुगतान के बीच में ये कौन बैठा हुआ है, मीडिएटर बैठा हुआ है। और ऐसा कब होता है, जब गुड्स एंड सर्विस की बात होती है। कंप्लीट हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें जो मैंने बोला जीएसटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, ये सब जब हम टैक्स को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेसिव। दूसरा क्या था हमारा बेटा, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। अब समझो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इस बात को समझना है। देखो, जैसे जैसी हमारी इनकम बढ़े, जैसे जैसे हमारा क्या हो, वैल्यू बढ़े, वैसे वैसे ही टैक्स का जो स्ट्रक्चर हो क्या हो, धीरे धीरे हाई हो, उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अब जैसे इनकम टैक्स एज एग्जाम्पल, अब इनकम टैक्स देखो वहां पे भी है, इनकम टैक्स जो था वो डायरेक्ट टैक्स में भी आएगा, प्रोग्रेसिव में भी आएगा। इसलिए मैंने कहा एक टैक्स किसी में भी आ सकता है, क्लासिफिकेशन नहीं है, ये टैक्स नहीं है कि आप कहोगे सर डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स पे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है, जैसे ही आपकी वैल्यू क्रिएट क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे ही टैक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट तक जाकर के। ऐसा नहीं कि एकदम बढ़ाते ही रहेंगे। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तब भी सरकार की इनकम क्या हो जाती है, जीरो। कहोगे ये सर कैसे हो सकता है कि अगर टैक्स खूब बहुत हाई हो जाए तो सरकार की इनकम कैसे जीरो हो सकती है। सरकार की इनकम कैसे होती है, टैक्स कम था, 0 रुपया टैक्स सरकार ने लिया तो सरकार की इनकम कितनी होगी, जीरो होगी। भाई सरकार को टैक्स नहीं मिला तो सरकार की इनकम क्या है, जीरो है। अब सरकार ने टैक्स बढ़ाया 10%, तो सरकार को पूरे जो इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जो उसकी जो एक रेशियो बनाया है, उस रेशियो का 10% टैक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिर 20% किया टैक्स, 20%, यानी जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा क्या होगा, सरकार की इनकम बढ़ेगी। लेकिन टैक्स को एकदम हाई कर देंगे तो सरकार की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। क्यों गिरेगी भाई, कोई बता। सर जो व्यापारी उनको हतोत्साहित हो जाएगा तो फिर मेरे पास पैसा रहेगा नहीं, पैसा तो है, पैसा की कोई कमी नहीं है, एकदम बैंक खोल के रखा हूँ, खजाना एकदम मेरा खुला हुआ है। आओ मेरी ट्रेजरी से जितना पैसा लेना लो, जितना दम करो, चलो सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे, कोलेट्रल भी नहीं लेंगे। अब बताओ, तो सरकार जब पैसा टैक्स बार बार बढ़ेगा, है ना, तो उसे को बोलते हैं लोकल कैप कर, वो बनाना है आपको, देना है। भारत सरकार 1990 के बाद उसका यूज करेगा कि टैक्स सिस्टम में टैक्स बढ़ाते रहें, तो यानी कि अब ये उसका जो कर्व है, समझ लो ये है मान लो कर्व, है ना, कि हमने देखा कि हमने टैक्स बढ़ाया तो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, बाद में जाके ये कर्व नीचे की तरफ चल गया, यानी ये टैक्स है हमारा। और टैक्स हमने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो हमने देखा यहाँ पे हमारा टैक्स बहुत हाई है, लेकिन फिर हम टैक्स बढ़ाते चले गए तो हमारी जो इनकम है वो क्या है, ये हमारी इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम क्या हो गई, जीरो हो गई। ऐसा क्यों होता है, अभी सोचो। क्योंकि सर जो मतलब
टैक्स देने वाले वो ये सोचेंगे कि ज़्यादा आय कमाएंगे तो उन पर टैक्स लगेगा, तो अपने कमाई में भी वो कमी लाएंगे और टैक्स चोरी भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी चोरी उड़ी तभी तो पढ़ना है, करप्शन में आएगा। इकोनॉमिक्स में कुछ भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसलिए मैंने कहा ना इकोनॉमिक्स ऐसा चैप्टर आपका लेसन ही है कि 45 दिन में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है जो देश में घटित तो हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ हमें सोशल मुद्दे पे नहीं, हमें इकोनॉमिकल मुद्दे पे, करप्शन इकोनॉमिकल मुद्दा है, ठीक है ना। तो हमें ब्रह्मा जी के बारे में तो नहीं पढ़ना, लेकिन लक्ष्मी जी के बारे में एकदम पढ़ना। ब्रह्मा जी को हम कुछ नहीं, कैसे क्रिएट किए दुनिया में कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम उनको पढ़ेंगे। हम महादेव के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रॉयर है हमारे लिए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके डिस्ट्रॉयर से हमारे पे क्या इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ता है। कहीं कहीं ब्रह्मा को भी पढ़ेंगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ना। तो चलो मतलब तीनों को लेके पढ़ेंगे। विष्णु जी के बारे में एकदम नहीं पढ़ना है, ना के बराबर। देखो होता क्या है, तुमसे खुद सोचो, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर तुम 100 रुपया कमा रहे हो और तुमसे मैं 100 रुपया टैक्स ले लूँ तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? तो कहोगे सर सरकार का इनकम तो बढ़ गया। तो आप कैसे करें सरकार का इनकम? एक बात बताओ, 100 रुपया कमाने पे मैं 100 रुपया ले लूँगा तो तुम कमाओगे? तुम कहोगे ऐसा कमाने से क्या फायदा, इसमें चुपचाप बैठे रहते हैं। सरकार का जो चावल गेहूँ धान मिलेगा उसी से खाएंगे, तेल मिलेगा, राशन का सामान। जब हम मेहनत करके 100 रुपया कमा रहे हैं और 100 रुपया हमने से आपने टैक्स में ले लिया, तो जब मेरे पास 0 ही बचना है तो फिर मैं करूँ क्यों, कमाऊँ क्यों, मैं बिजनेस करूँ क्यों? बिजनेस से कमाया मैं 1 लाख रुपया और 1 लाख पे 1 लाख अपना टैक्स ले लिया। यानी कि जब इसमें मैंने बोला ना ये अंतिम स्टेज है, 100% जब हम टैक्स लेने लगेंगे तो कोई क्यों कहेगा? इसका मतलब है अगर कोई 90% भी हम टैक्स कर देंगे, कहेगा यार इतना मेहनत किया, बचा कितना 10%, उससे बेटर मैं काम ही ना करूँ। यानी कि अगर आपने अपना रेशियो बढ़ाया तो एक लिमिट तक बढ़ाओ जहाँ तक हमको देने में सुविधा हो। इतना मत बढ़ा दो कि हम कहें आज के बाद हम काम ही नहीं करेंगे। यार बिजनेस करने से क्या फायदा, जितना कमा रहे हैं सरकार के लिए कमा रहे हैं। अगर तुम ही कमाओ, घर में सारा पैसा महीने के लास्ट में तुमसे छीन लिया जाए तो उनका कोई कमाने से फायदा क्या, जब मैं अपने पे खर्च नहीं कर सकता। यही जेंट्स बोलते हैं ना, जब औरत कहती है पूरा सैलरी दे दो तो क्या कहते हो, यार मैं अपने पे ना खर्च करूं, मैं दिन भर खट क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए खट रहा हूँ तो कुछ पैसे का यूज मैं भी थोड़ा सा कर लूँ। तो 30% अपने पॉकेट में रख लेते खर्च के लिए। तो वही कहता है कि कम से कम कुछ तो बचे। यानी कि सरकार को टैक्स इतना भी हाई नहीं कर रहा है कि सरकार की इनकम ही 0 हो जाए, क्योंकि सरकार की इनकम ही टैक्स से आती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम देख रहे थे प्रोग्रेसिव, यानी अगर वैल्यू बढ़ी, एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारी इनकम 0 से क्या है 4 लाख है, तो सरकार इस पे 0% का टैक्स लेती है। ऐसा नहीं कि मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि 0 से 4 लाख मेरी इनकम है तो सरकार हमसे कितना टैक्स ले रही है 0%। सपोज दैट कि हमारा जो इनकम है 4 लाख से क्या हो गया 10 लाख हो गया, तो सरकार ने कहा भाई इस पर मैं 5% टैक्स लूँगा। फिर मेरी इनकम क्या हो गई 11 लाख से लेकर के कितना हो गया 15 लाख हो गया, तो सरकार ने क्या कहा कि अब मुझे 10% टैक्स चाहिए। अच्छा तुम्हारी इनकम 15 लाख से ऊपर है, ठीक है, हमको कितना चाहिए 20% चाहिए। मान लो इसको, मान लो 15 लाख से 25 लाख तक, और 25 लाख से लेकर के अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मुझसे कहा कि 30% दे दो। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी इनकम या हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसी के साथ क्या हो रहा है, हमारा जो टैक्स है वो बढ़ रहा है। ऐसे ही टैक्स को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील, है ना, प्रगतिशील टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स क्या है, हमारी वैल्यू बढ़े चाहे घटे, इस कंडीशन पे हम बात नहीं करते हैं। अगर हमारी वैल्यू बढ़ी है तो भी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसमें ऐसे टैक्स को लेते हैं जिसमें हमारी वैल्यू इंडिकेट नहीं करती है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो असर करता है। एज एग्जाम्पल समझो कि एक किसान है, उसने किराए पे ट्रैक्टर लिया, हो गया कि अब मुझे खेती करनी है, तो खेती करनी है तो बस में तेल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हो गया पेट्रोल पंप पे और क्या क्या 90 रुपये तेल दिया। अच्छा तेल की कीमत है कितना 50 रुपया, उस पर टैक्स कितना लग रहा है 40 रुपया, और 40 पर टैक्स लगकर कितना हो गया 90 रुपया। क्या वो 90 रुपया उस पर भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बढ़ रहा है ना। यानी सरकार ने अपना टैक्स नहीं बढ़ाया, सरकार ने आदमी के औहदे के हिसाब से, यहाँ पे जितना अमीर उतना ज़्यादा टैक्स, जो जितना कम कमा रहा है उतना कम टैक्स। लेकिन यहाँ पे पेट्रोल का जो रेट है, अच्छा अब एक क्या किया, एक ने ले लिया 4 चक्के वाली गाड़ी, है ना, ऑडी लेकर के गया। अब वो जब तेल भराने जाएगा, क्या ऑडी में 90 रुपये का तेल 180 रुपये में देगा, उसको भी तेल 90 रुपये में पड़ेगा। क्या उसे 90 रुपये की जगह 100 रुपया उस तेल का रेट हो जाए तो उसे फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। अब आपके लिए नहीं, आप 1 लीटर 2 लीटर तेल बाइक वाले के बाद नहीं कर रहा हूँ, बट वो समझना उस ट्रक वाले को समझो, है ना, उस ट्रैक्टर वाले को समझो जिसको बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल बढ़ानी है। अब 90 रुपये से तेल का रेट 110 रुपया हो गया, वो 20 रुपया वो किसान को लगेगा कि मेरे सर पे कितना वजन
डाल दिया गया। लेकिन वही 110 रुपए का जो पेट्रोल है या तेल है, उस आरडी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अमीर है। यानी कि वो ऐसे टैक्स जिनमें टैक्स की जो वैल्यू है क्या है, फिक्स है, ना अमीर के लिए बढ़ाया जाएगा ना गरीब के लिए घटाया जाएगा। एक टैक्स रखा गया, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो गरीबों पे क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, और अमीरों पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट टैक्स हो गया, ऑयल टैक्स हो गया, टोल प्लाजा टैक्स हो गया, इस तरह के जो टैक्स हैं। टोल प्लाजा पे हमें 60 रुपये लगता है कि हमारा प्राण ले लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई देखते हैं अंदर का रास्ता है तो हम लोग कट मार के चले जाते हैं, नहीं चले जाते हैं। नई बस्ती में है, ये बस्ती वाला देख लो, अंदर से कट करके निकल जाते हैं। क्यों? कि हमारा 60 रुपया बच जाए। कोई 60 रुपया कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन हमें रोज जाना है तो हम सोचते हैं कि साइड से निकले। लेकिन जो बहुत अमीर आदमी उसे क्या फर्क पड़ता है, वो सलेंडर अपनी गाड़ी लाएगा और लेकर चले जाएगा। यानी कि इस टैक्स में हमने देखा कि हमारे वैल्यू के हिसाब से टैक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि हमारी वैल्यू कितनी हैवी हो, चाहे हमारी वैल्यू कितनी गिरी हो, नंदनीय हो, है ना, लेकिन तब भी हमारा जो टैक्स का सिस्टम है वो हमारा बराबर है। यानी तेल पे जो टैक्स लगने वाला है वो गरीब के लिए भी उतना ही लगेगा, उतना ही अमीर के लिए लगेगा। यानी फिक्स्ड टैक्स, टैक्स फिक्स है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट हाई और लो दोनों पड़ेगा, ठीक है ना। टैक्स फिक्स है वहाँ पे, यहाँ पे टैक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, कम वाले को कम देना है, ज्यादा वाले को ज्यादा देना है। यहाँ पे टैक्स फिक्स है, टैक्स बढ़ नहीं रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट गरीबों पे ज्यादा पड़ता है और अमीरों पे इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। यानी कि इस पे सरकार ऐसा नहीं करती, गरीब के लिए 40 रुपये तेल और अमीर के लिए, और अपने ऑडी लेकर के आया, अपने लेबोरेटरी लेकर के आया तो आपको महंगा तेल देंगे, नहीं, टैक्स उस पर फिक्स है। तो ऐसे को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। और लिख लो बेटा, पहले इसको नोट कर लो, फिर इसको लिख लो। अभी कर्व मत बनाना, ठीक है ना, कर्व अभी बनवाएंगे लास्ट में है। लिखो बेटा, हेडिंग डाल दो प्रोग्रेसिव टैक्स, उसमें लिख देना प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर, प्रगतिशील, प्रगतिशील कर। इसमें भी एक लाइन लिख लो, देखो, आय बढ़ने के साथ साथ, आय बढ़ने के साथ, नोट कर लो, आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर को भी, कर के दर को भी बढ़ाया जाता है। आय बढ़ने के साथ साथ जो कर का दर है उसको भी क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ऐसे को क्या बोलते हैं, प्रगतिशील कर, ठीक है ना। इसी में और आगे लिख लो, उच्च आय वालों पर, उच्च आय वालों पर, उच्च आय मतलब हाई, है ना, हाई वैल्यू वाले, जिनकी आय बहुत ज्यादा है, हाई इनकम वाले, उच्च आय वालों पर उनकी आय के अनुसार देखो, उच्च आय वालों पर उनकी आय के अनुसार उच्च प्रतिशत कर लगाया जाता है। उच्च प्रतिशत यानी उच्च मतलब हाई इनकम वाले पे हाई परसेंटेज, लो इनकम वाले पे लो परसेंटेज, है ना, क्या बेटा, उच्च प्रतिशत कर लगाया जाता है। यानी प्रगतिशील टैक्स वही है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या कर दिया जाता है, वो बढ़ा दिया जाता है। यानी कि आपकी आय क्या है, हाई इनकम आप कमाते हो तो आप पे हाई परसेंटेज चार्ज किया जाएगा, और आपकी इनकम लो है तो आप पे लो चार्ज किया जाएगा। अगला डाल दो बेटा, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स प्रतिगामी, प्रतिगामी कर। देखो इसमें प्रतिगामी कर, हाँ प्रतिगामी, हाँ बोल रहा हूँ मेरे आवाज बोलो। हिंदी की राइटिंग भी बहुत खराब है, जब हिंदी की खराब है तो सब कुछ खराब है।
देखो, प्रतिगामी कर एक समान कर लागू करता है, जो मैंने लिखा है फिक्स टैक्स है ना, एक समान कर लागू करता है, एक समान दर लागू करता है, रेट की बात हो रही है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो एक समान रहेगा, तथा उच्च आय वाले व्यक्तियों की तुलना में निम्न आय वाले व्यक्तियों से निम्न आय वाले व्यक्तियों से आय का बड़ा हिस्सा लेता है। इस बात को भी समझा रहा हूं, ठीक है ना। देखो, उच्च आय वाले व्यक्तियों की तुलना में निम्न आय वाले व्यक्तियों से आय का बड़ा हिस्सा लेता है, क्योंकि वो एक ही निश्चित दर या बोझ से प्रभावित होते हैं। इस बात को समझा दे रहा हूं, एक निश्चित दर या बोझ से प्रभावित होते हैं। देखो समझो, देखो रिग्रेसिव में मैंने क्या कहा, फिक्स टैक्स है। अच्छा, किसी आदमी का जो इनकम हो, मान लो 500 रुपया, ठीक है ना, एक आदमी का इनकम क्या है 500, और एक आदमी का इनकम मान लेता हूँ, ये हाई वाले को मानता हूँ, ज्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ, करोड़ों में नहीं जा रहा हूँ, 5000 रुपया, इसको मैं हाई इनकम वाला मान रहा हूँ। कि समझो हमारा देश बहुत 50-60 साल पीछे, 5000 इनकम वाला हाई इनकम वाला हो गया, 500 रुपया कमाने वाला निम्न इनकम में रह जाती है, ठीक है ना। अब देखो, तेल का रेट अगर 90 रुपया है ना, 90 रुपया है। अब इसका बताओ 50 में 90 कितना % हो जाएगा? चलो 100 रुपया कर देते, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना, 100। अब 500 का 100 कितना % हो जाएगा बेटा? हाँ, कितना %? 20%, है ना। यानी इसके आय का 20% तो सिर्फ ऑयल में चला गया ना। लेकिन अगर इसके कंपेयर में किया जाए, इसने अगर 1 लीटर तेल डलाया तो क्या इसके आय में से कुछ गया है? कितना % गया इसके आय में से? कितना %? 2%, है ना। यानी 2% ही गया। यानी आय पे अगर हम सरकार ने क्या किया, यहाँ पे आय की बढ़ोतरी के साथ टैक्स बढ़ाया, लेकिन यहाँ जब टैक्स उसने फिक्स कर दिया तो टैक्स तो समान दर है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब आदमी की एक बड़ी आय, यानी उसके आय का 20% तो तेल ने लेके चला गया, है ना, और इसका सिर्फ 2% ले गया। यानी अमीर आदमी को उसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है, चलो यार 2% तो टैक्स है, लेकिन सरकार के लिए, इसके लिए क्या हुआ, गरीब आदमी की एक बहुत बड़ी आय उसमें चली गई। अब उसमें उम्मीद ये करते हैं कि अगर सरकार ऐसा कर दे कि गरीब के लिए सस्ता तेल कर दे, अमीर के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कर देता तो किसमें आ जाता, प्रोग्रेसिव में। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम में नहीं है। हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम में रिग्रेसिव में जो भी ऑयल के जो सामान है, या कोई सामान ही पार्ले जी बिस्कुट खरीदने गए तो पार्ले जी बिस्कुट का रेट अमीर के लिए महंगा है या सस्ता है? सेम है ना, फिक्स है ना, वो किस में आएगा, रिग्रेसिव में। लेकिन इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें पार्ले जी बिस्कुट किस में आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। कोई सरकार ने पार्ले जी पे जो टैक्स लगाया वो डायरेक्ट टैक्स नहीं हुआ, उसको पे किसने किया, उपभोक्ता ने, है ना। यानी टैक्स लेना था दुकानदार से, लेकिन पे किसने किया, उपभोक्ता ने। उपभोक्ता के थ्रू बीच में कौन बैठा हुआ, दुकानदार। तो वही एक देखो पार्ले जी का बिस्कुट, उसमें क्या हो गया, वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया और यहाँ पे किसमें आ गया, रिग्रेसिव टैक्स में आ गया। इसलिए मैंने बोला एक ही टैक्स कई क्लासिफिकेशन में बार बार आ सकते हैं। यहाँ पे, वहां पे इनकम टैक्स इसमें आया था, डायरेक्ट टैक्स में आया था, और यहाँ इनकम टैक्स इसमें आया है, प्रोग्रेसिव में आया है। अगला हेडिंग डाल दो बेटा, ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, है ना। चलो इसको समझते हैं। एड वैलोरम टैक्स क्या है हमारा, है ना। देखो ये टोटल वैल्यू पे लगने वाला टैक्स है, टोटल वैल्यू पे लगने वाला टैक्स। समझते हैं, मान लो कोई कंपनी है, अब उस कंपनी ने क्या बनाया है, मान लो 100 कार बनाया है ना।
हैंडेड कार बनाया है। और इसकी जो प्राइस है वो कितनी रखी गई है, मान लो 1 लाख रुपया रखी गई है। टाटा नैनो है, ठीक है ना। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं लेता हूँ क्योंकि मैथ का टीचर नहीं हूँ कि आप लोगों को मैथ समझाऊँ, है ना, तो इसलिए मैं वैल्यू बहुत कम ही रखता हूँ। अब इस गाड़ी का रेट कितना हो गया बेटा, 1 लाख में 100 कर दिया तो कितना हो गया, कितना रुपया हमारा हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, एड वैलोरम टैक्स में क्या होता है कि सरकार जो टैक्स लगाती है वो टैक्स किस पे लगाती है, आपकी टोटल वैल्यू पे लगाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि 100 कार बनाया है तो 100 कार पे टैक्स हम आपसे ले लेंगे, नहीं। या हम ये देखेंगे कि आपकी एक कार की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो इस पे हम टैक्स लगाएंगे। सरकार क्या कहती है कि आपकी टोटल क्या है, वैल्यू कितनी है, यानी आपने 100 कार बनाया और कितने में बेचा उससे मुझे मतलब नहीं है। आप बताओ कि आपकी टोटल 100 कार जो आपने बनाया है 1 फाइनेंशियल ईयर में, उसकी टोटल नेट वैल्यू कितनी है। जब आपने नेट वैल्यू क्या, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। आपने प्राइस करके बता दिया कि सर मेरी 1 करोड़ रुपए की पूरी प्रॉपर्टी, तो उसमें वो टैक्स जो लगाया वो क्या किया है, टोटल वैल्यू पे बोला चलो इसमें 20% दे दें। यानी कि ना यूनिट पे हम लगाएंगे ना आपने उस पर कितना क्या लगाया उससे मुझे मतलब नहीं है। हो सकता है आपने एक कार बनाया हो जिसमें लो क्वालिटी मटेरियल यूज किया हो, आपने एक कार बनाया हो हाई मटेरियल, तब ऐसा नहीं कि हर कार पे हम अलग अलग निकालेंगे कि नहीं टाटा सुजुकी पे इतना टैक्स लगाएंगे, नहीं आपने जो फोर्ड बनाया है उस पर अलग टैक्स लगाएंगे। सरकार सीधे कहती है कि आप बताइए नेट वैल्यू कितनी है, और नेट वैल्यू पे वो टैक्स हम लगाते हैं। अगर ऐसे निकालना हो तो अब एक कार जो कार बनाने वाली कंपनी है वो कई तरह की कार बनाती है। जो कार आपको 5 लाख में मिल जाता है, कुछ कार आपको 7 लाख में मिल जाता है, कुछ कार आपको 8 लाख में मिल जाता है ना, कुछ 20 लाख में मिलता है। एक ही कार कंपनी बनाने वाले इतने हैं। अब सरकार यूनिट पे टैक्स लगाएगा तो सरकार को लॉस होगा कि नहीं होगा, वो अल्टो के हिसाब से देखेगी, अब पता चलेगा उसने तो बेचा है 20 लाख का कार। तो सरकार कहती है मुझे यूनिट से मतलब नहीं है, आप देखो कि कितना आपने नेट वैल्यू क्रिएट किया है 1 फाइनेंशियल ईयर में, अब उस पर हम आपको टैक्स लगा देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो लगता है उसे बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स। लेकिन स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, स्पेसिफिक यानी कि आपकी क्वांटिटी पे टैक्स लगता है। एग्जांपल के तौर पे सिगरेट ले लो, है ना, मान लो ये सिगरेट है, अब सो सिगरेट में सर क्वांटिटी पे टैक्स कैसे लगता है। अगर सिगरेट की साइज छोटी है तो उस पर टैक्स कम है, सिगरेट की साइज बड़ी है तो टैक्स ज़्यादा है, ठीक है ना, उसमें यूनिट के हिसाब से टैक्स लगता है। आप कॉफ़ी का पैकेट खरीदते हो, उस पर लिखता है 65 ग्राम, किसी पे लिखा है 100 ग्राम, तो उस क्वांटिटी के बेस पे उस पर टैक्स लगता है। यानी किसी वस्तुओं पे जब हम क्वांटिटी के बेस पे टैक्स लगाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक टैक्स। और जब हम उसके नेट इनकम पे, है ना, यानी नेट वैल्यू पे जब हम टैक्स लगाते हैं उसको बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स। क्लियर? यानी जब हम क्वांटिटी बेस पे टैक्स लगाएंगे, क्वांटिटी के आधार पे ये होता है कि एक तो क्वांटिटी के आधार पे ले लिया और एक नेट वैल्यू के आधार पे ले लिया कि आपने कितनी कार यूनिट बनाया, कौन सा कार बनाया मुझे उससे मतलब नहीं है। आपने कौन सी एसी बनाई, छोटी एसी बनाई, 1 टन वाली बनाई, 1.5 टन वाली, 2 टन वाली, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यूनिट पे लूँगा तो आप बताएंगे सर 100 यूनिट बनाया, लेकिन उस यूनिट में भी 1 टन वाला है, 2 टन वाला है, 1.5 टन वाला है, तो आप ये बताओ कि आपने नेट इनकम कितना हुआ या नेट वैल्यू उसकी कितनी है। नेट वैल्यू पे मैं डायरेक्ट टैक्स लगा दूंगा कि एसी वाले पे 20% हमको लगाना है, 18% लगाना है, 10% लगाना है, जो भी सरकार को लगाना होगा सरकार उस टैक्स को इम्प्लीमेंट में ला देगी। लेकिन कुछ सामान है जिसपे क्या होता है, उसकी क्वांटिटी के आधार पर टैक्स लगता है। हाँ, पॉपकॉर्न वाला भी आया था एग्जाम्पल में, बहुत जल्दी आया था। एयर की योजना बढ़ा रहता है तो उसको क्वांटिटी बेस पे भी वो भी है। अच्छा ध्यान रखना, हर चीज़ पे नहीं होता। अब देखो चीनी है, 1 किलो चीनी का पैकेट होगा तो उस पर टैक्स जितना लगेगा उतना ही 10 किलो वाली चीनी पैकेट पे भी लगेगा, क्योंकि चीनी पर टैक्स फिक्स है। लेकिन कुछ सामान जो हैं उस सामान पे, जैसे मैंने कहा ना, इनकम बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ता था, इसमें अलग अलग टैक्स लगेगा। अगर आपने तंबाकू का यूज किया है ना, सिगरेट का एग्जांपल इसलिए मैंने दिया है कि अगर आपने कम तंबाकू यूज किया है तो उसकी टैक्स वैल्यू ही अलग है। अब देखोगे सर बड़ा सिगरेट का पैकेट है तो सिंपल सी बात है, बड़ा है तो सर उसका रेट ज़्यादा होना वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, कि कंपनी बनाने वाले ने ज़्यादा तंबाकू का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा पेपर रोल का इस्तेमाल किया है, तो हम उसके आधार पर क्या करते हैं कि भाई रेट बढ़ेगा तो रेट तो बढ़ जाएगा। सरकार उस पर टैक्स भी ज़्यादा लेती है। छोटे सिगरेट पे अगर 7% टैक्स ले रही है तो बड़े सिगरेट पे 9% टैक्स ले रही है, यानी उस तंबाकू पे भी अलग अलग रेट अप्लाई होंगे। बीड़ी पे टैक्स लगता है, क्योंकि बीड़ी पे कैसे लगाएंगे सर, बीड़ी पे जो टैक्स लगता है वो उसके रोल पे, कि कितना बार उसको रोल किया गया, उसको रोल आउट कितना किया गया है ना, उसमें पेपर रोल होता है ना, पूरा रोल करके बांध देते हैं, तो कितना पेपर उसमें रोल्ड किया गया है।
उस आधार पर उसका टैक्स लगाया जाता है। तो उस तरह के जो टैक्सेस होते हैं वो स्पेसिफिक, और वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक गुड्स पे ही लगता है, सभी गुड पे नहीं लगेगा। स्पेसिफिक गुड, कुछ स्पेशल गुड्स हमारे देश में है उन पे वो टैक्स लगेगा। चलो इसको भी लिख लो बेटा। अच्छा इसका हिंदी पूछे थे ना, है उधर देखो। हाँ लिखो बेटा, लिखो एड वैलोरम टैक्स किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर आधारित होता है। एड वैलोरम टैक्स किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर आधारित होती है, यानी जो टोटल उसकी वैल्यू होगी उस पर ये कर टैक्स लगता है, ठीक है ना। जबकि विशिष्ट कर, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कर प्रति बेची गई इकाई पर लगाई जाती है। यानी ये लगेगा नेट वैल्यू पे, ये लगेगा क्वांटिटी पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो 1990 के दशक की बात करते हैं, है ना, 1990। इस समय भारत ने टैक्स इतना हाई कर दिया था, ठीक है ना। इस समय की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार में, है ना, टैक्स की जो वैल्यू कर दिया गया, इतनी हाई कर दिया कि हमारे यहाँ क्या हुआ, वस्तु और सेवाओं का रेट कितना हुआ, हाई हो गया। वस्तु सेवाओं के साथ क्या हुआ कि हमारी इनकम पे भी ज़्यादा असर पड़ने लगा। इस कंडीशन में जब सरकार ने देखा कि जब हमने टैक्स इतना हाई किया है, तो मैंने बताया अभिकर्म के थ्रू बताया है कि ज़्यादा आप टैक्स हाई कर देंगे, उस कंडीशन में भी आपकी जो इनकम होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। जब भारत सरकार ने देखा कि हमने टैक्स इतना हाई कर दिया, उसके बाद भी हमारी जो इनकम है क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। उसे लगा कि टैक्स हाई करने से भारत सरकार के खजाने में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो उसने क्या किया, टैक्स हाई कर दिया। लेकिन जब भारत सरकार को लगा कि टैक्स बढ़ाने के बाद मेरी इनकम कम हो रही है, ऐसे कंडीशन में उन्होंने बुलाया भारत में किसको, एक है हमारे राजा जे चलीपैई, इनको बुलाया गया। अब इनसे पूछा गया, ये अर्थशास्त्री थे, इनसे पूछा गया कि भाई क्या किया जाए ऐसा कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं, तो उन्हें बताया, है ना, कि हम, उन्होंने इस कार्य को समझाया कि आर्थर लॉफर जो थे, है ना, आर्थर लॉफर जो थे, उन्होंने एक बनाया था, है ना, टैक्स का सिस्टम, कि एक समय पे, है ना, जब आपका टैक्स मान लो 50% लगभग होता है ना, उस समय आपका जो कर है वो क्या होता है, वो हाई पे होता है। लेकिन जब आप 50% से आगे बढ़ने लगते हैं टैक्स सिस्टम, यानी 50 से आप ज़्यादा बढ़े, 60% कर दिया, 70% कर दिया, तब लोगों को एहसास होता है कि हमारा पूरी कमाई किसको जाना है, वो जाना है सरकार को। ऐसे कंडीशन में हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो इससे बढ़िया काम करने से कोई फायदा नहीं है। अब अंग्रेज की तरह तो नहीं है कि करना पड़ेगा, है ना, 10 बोरा चावल होगा तो 1 बोरा तुम रखोगे, 9 बोरा हम रखेंगे, तो तुम कहोगे इससे बढ़िया करने से क्या फायदा है। तो कोड़े लेकर के सरकार तो आपको मार नहीं सकती है। जैसे 3 कठिया प्रणाली आपने पढ़ा होगा, तो क्या आपको बताया गया था कि 20 में से 3 भाग पे आपको करना ही करना है, नील की खेती, इंडिगो की खेती करनी है। तो ऐसा सरकार तो आपको जबरदस्ती नहीं कराएगी। तो सरकार को समझाया गया कि आप टैक्स को इतना हाई मत करो, आप क्या करो, इन्होंने बताया कि आपने क्या करो, टैक्स को क्या कर दो, लो कर दो। जब आप टैक्स को लो करोगे तो ऑटोमेटिक लोगों को काम करने में मन लगेगा।
अच्छा, लोगों का मन लगेगा तो लोग ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे, और जब ज़्यादा इनकम जनरेट होगा तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी बेस पे जहाँ 10 लोग कमा रहे थे वहाँ 100 लोग कमाएंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। 1000 लोग कमाना शुरू करेंगे तो 1000 लोग से आपको टैक्स मिलने लगेगा। 1 लाख लोग कमाएंगे तो 1 लाख लोगों से टैक्स। तो इससे क्या होगी, जब आप टैक्स को गिरा दोगे तो क्वांटिटी बेस पे आपका क्या होगा। अब आपको क्या करना है, तो कहेंगे यार इससे तो बड़ा घाटा हो जाएगा हमारा। तो उसने इन्होंने समझाया कि टैक्स को तुम कम करो और टैक्स का क्या करो, स्ट्रेटिफिकेशन कर दो, है ना। टैक्स को तुम डिवाइड करो, यानी टैक्स को छोटे छोटे भाग में लगा दो। यानी इंसान जो भी करे उस पर टैक्स लगा दो, पानी पिए उस पर टैक्स लगा दो, खाना खाए उस पर टैक्स लगा दो, इंसान चले उस पर टैक्स लगा दो। समझ रहे हो ना, कि यानी कि तुम ऐसा कर दो कि टैक्स को एकदम कम कर दो। अब तुमसे ये कहा जाए कि टोल प्लाजा टैक्स, जैसे एग्जाम्पल दे दिए, तुम हाईवे से जा रहे हो, कितना टैक्स है, बहुत ज्यादा है, 60 रुपए, 45 रुपया, 40 रुपया। आपके जेब पे फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप पे वो टैक्स हो गया। टैक्स, फिर आपने गया एक बॉटल पानी खरीदा, टैक्स आपने पे कर दिया। आपने होटल में खाया, टैक्स लगा दिया। आपने बिजली कंज्यूम किया, टैक्स लगा दिया। यानी कि एक काम करो, जो तुम डायरेक्ट टैक्स लगा रहे थे ना, उस टैक्स को क्या कर दो, कम कर दो, और इनडायरेक्टली इतना टैक्स लगा दो कि हमको पता ही ना चले कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। और इस हिसाब से अगर तुम देखना तो आपको लगता है कि सरकार आपसे टैक्स कितना लेती है। अभी जो जीएसटी लाया उसी पे लगता है कि यार सरकार 18% ले रही है, 7% ले रही है ना, 5% ले रही है। लेकिन अगर ईमानदारी से कैलकुलेट करोगे टैक्स को तो आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम का तो 40 से 45% सरकार ही टैक्स ले लेती है और आपको पता ही नहीं चलता है। आपने चावल खरीदा, टैक्स। आपने पानी खरीदा, टैक्स। आप मेला में घूमने गए, कोई सामान खरीदा, तब टैक्स। आपने टीवी खरीदा तो टैक्स, आपने एसी खरीदा तो टैक्स, आपने पंखा चलाया तो टैक्स, है ना। आपने पंखा नहीं चलाया, बिजली का यूज नहीं किया, मीटर टैक्स। तो आप हर दफा, लेकिन टैक्स इतना कम कर दिया कि आपको लगता है अच्छा 100 ही रुपया तो है, अच्छा 200 रुपया तो टैक्स ले रहे हैं, कौन सा बड़ा टैक्स ले रहा है। लेकिन जब अच्छा उसी को सरकार एक बार कैलकुलेट करके दे दे तो, यानी EMI एक समझ रहे हो ना, कि आपसे मैं 50,000 रुपया मांग लूँ और आपसे कहूँगी पर डे आप मुझे 2,000 रुपया दे दो, तो आपको लगेगा पर डे 2,000 वाला ठीक है। लेकिन आप नहीं समझ रहे हो कि 50,000 के 60,000 रुपया मैं आपसे ले रहा हूँ। आपके पॉकेट में और आपके सर पे बर्डन मैंने नहीं दिया, लेकिन जो टैक्स था हाई, उस टैक्स को मैंने हाई ही रखा, लेकिन मैंने टैक्स को इतने भागों में डिवाइड कर दिया कि आपके चलते फिरते उठते सोते, है ना, खाते पीते नहाते सब पे मैंने टैक्स लगा दिया और आपको कोई फर्क ही नहीं पता चला और वही टैक्स था और हमने आसानी से। और जब हमें नहीं फर्क पड़ेगा तो हमें कभी भी सरकार से नाराजगी नहीं होगी और हम बड़े मन लगा करके काम करेंगे। अरे सरकार हमसे तो अपनी कमाई का 10% तो ले रही है, लेकिन आप भूल गए कि 10% तो इनकम टैक्स ले रही है। इनडायरेक्ट टैक्स ले लो ना, सब चीज तो आप पे टैक्स लगा हुआ है, लेकिन हम उस चीज को नहीं समझे। लेकिन डायरेक्ट इनकम टैक्स ही बढ़ा दे सरकार तो सबको नाराजगी हो जाएगी, यार सरकार इनकम पूरे कमाई का इनकम टैक्स ही ले रही है। तो इनकम टैक्स को कम कर दो और बाकी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो ऐसा काम क्या किया गया। अब अच्छा इसी में एक आता है हमारा जो मैंने बीड़ी का एग्जाम्पल दिया है ना, कि देखो पूरे वर्ल्ड में तंबाकू में जो भी हमारा श्वेत मुख डंडिका जिसको बोलते हो हिंदी में, है ना, सिगरेट, श्वेत मुख डंडिका होता है श्वेत कलर का, ठीक है ना। एक समय आया था कि अमेरिका के मार्केट में हमारा बीड़ी का जो होता है ना, बीड़ी जो हमारे देश में होता है उसका बड़ा ट्रेड चला था एक दशक में, कि इतना ज्यादा बिकने लगा कि कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर अमेरिका कुछ करने लगा तो हमारे यहाँ से बीड़ी। क्यों, उसका रीजन है हम लो क्वालिटी तंबाकू यूज करते हैं। लो क्वालिटी तंबाकू यूज करने का मतलब है कि नशा ज्यादा करेगा और लोग इसलिए तो करते हैं कि माइंड को थोड़ा चिल आउट करे। उसके बाद में जब भारत में देखा कि आयात भारत से क्या हो रहा है, निर्यात बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भारत के जो व्यापारी क्या करने लगे, उस पर सिल्वर कोटेड करने लगे, जिससे कि अंधेरे में कोई सिगरेट पी रहा हो और लाइट पड़े तो उसको पता चलेगा कि अरे क्या पी रहा है ना। उसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि अमेरिका का मार्केट एकदम कहते हैं ना कि सिगरेट के मामले में डाउन हो गया। तो उसने क्या कर दिया, सर बैन नहीं कर दिया, मतलब हमारा बीड़ी इतने स्तर तक गया था जिसको आप लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना, तो उसको बैन कर दिया गया अमेरिका में कि अगर ये हाल जाएगा तो हमारा सिगरेट की जो कंपनी है वो क्या आ जाएगी, डूब जाएगी। और सस्ते में हम करते भी थे, हमारा जो इम्पोर्ट हमेशा जानते हो सस्ता होता है उनके अकॉर्डिंग, सॉरी एक्सपोर्ट, तो वो चीज़ें थी। तो ये जो तुम्हारा बेटा ये जो मैंने ग्राफ बना के दिया है ना, इसमें हो गया आपका रेट इंटरेस्ट। आपने रेट इंटरेस्ट को क्या किया है, बढ़ाया है, ये जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना। और ये हमारा है नेट इनकम, टैक्स से जो इनकम है जिसको टैक्स इनकम लिख सकते हो। टैक्स इनकम एक शर्त पे जब हम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे हमारा इनकम बढ़ता है, लेकिन जब धीरे धीरे हम और टैक्स को बढ़ाएंगे तो सरकार की जो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी,
जीरो। यानी कि सरकार की नेट वैल्यू कब कब जीरो हो सकती है? सरकार की नेट वैल्यू कब जीरो हो सकती है? जब टैक्स क्या हो? 0% हो, या टैक्स हमारा 100% हो। और ये जो कर दिया था इसको कौन दिया था? आर्थर लूफर ने। लूफर मत बोलना, लूफर है ना, आर्थर लूफर ने दिया। इसको लिख लो आर्थर लूफर कर। नोट कर लो बेटा। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन खत्म हुआ। एक बार रिकॉल कर लें सबको। ये समझ में आ गया है? समझ में आ गया है या नहीं? आवाज तो एक ही दो से निकल रहा है, आप लिखने में मसला है। आगे बढ़े बेटा। तो टैक्स सिस्टम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि सरकार किस किस बेसिस पे हमारे यहाँ टैक्स लेती है। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आगे बढ़ाएं। हार्ड टॉलरेंस का मतलब यथार्थ मूल्य टैक्स, ठीक है ना, यथार्थ मूल्य। चलो आगे बढ़े। देखो हमने क्या देखा, सुनो, हमने देखा कि आर्टिकल 246 में है ना, इस बात को रखा गया कि किस चीज पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी, किस चीज पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और किस चीज पे या किस सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बनाएगा। इस बात की जानकारी किसमें दी गई? आर्टिकल 246। लेकिन अब किन किन चीजों पे कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किस पे है? एक्सप्लेनेशन किसमें मिलेगा हमको? 7वें अनुसूची में हमें मिल जाएगा। फिर हमने देखा 7वें अनुसूची में यूनियन वाले ग्रुप में हमने क्या देखा? यूनियन वाले में कितना है? 82 to 92 बी है ना। ये जो पॉइंट्स है इस पे ये बताएगा कि यूनियन वाले है ना। अब ये देखो यूनियन का पूरा जो लिस्ट होगा उस पूरे लिस्ट में ये बताएगा कि किन किन चीजों पे यूनियन अपना नियम बना सकता है। लेकिन स्पेशली हमारे इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमको टैक्स पे देखना है, तो यूनियन टैक्स पे कौन सा है पॉइंट है, तो टैक्स के लिए हमारा पॉइंट है 82 to 92। फिर हमने देखा स्टेट के लिए, तो स्टेट लिस्ट में जब हम गए तो स्टेट लिस्ट में हमें क्या मिला है ना, 45 to 63 एंड 66। यानी इन पॉइंट पे उस टैक्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि जो स्टेट लागू कर सकता है। फिर हमने देखा सेंट्रल एंड स्टेट किन चीजों पे टैक्स लगा सकती है या टैक्स का नियम बना सकती है। तो उसमें हमने देखा कौन सा 35, 44 एंड 47। इस पॉइंटों में इनके बारे में चर्चा की गई। हाँ आप मतलब देख लीजिए 45 आप लिखवाएं। नहीं लिस्ट है समझना। अब ये 42 देखोगे तो अलग चीज है, यूनियन का लिस्ट अलग बना है एक। हाँ नोट आपको साइन करवाया है ना। 45 42 क्या मैं नहीं बोला हूँ, 45 सॉरी, मैंने 42 बोल करके 45 कराया था उस समय भी है ना। मैं अपना उस पेज को देखूं 45 है ना, शायद वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ देखी, वहाँ पे भी यहाँ पे वही सेम मिस्टेक हुआ है ना। ठीक, तो इस बारे में चर्चा कौन करेगा? यूनियन लिस्ट में 82 से 92 तक जिक्र किया। स्टेट में, स्टेट लिस्ट में ये नहीं ध्यान रखना कि 1 से लेकर 100 तक होगा या 1 से लेकर 150 तक होगा। इसका लिस्ट अलग है, इसका लिस्ट अलग है और इसका लिस्ट अलग है। ये बात हमने देखा। फिर हमने देखा कि कुछ टैक्स हैं जिसको स्टेट खुद लागू करता है ना। लागू करना स्टेट लगाएगा,
कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट करेगा। और उसका यूज कौन करेगा? स्टेट करेगा। ये स्टेट के केस में होगा। यूनियन के केस में हमने देखा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में देखा, लगाएगा कौन? यूनियन। कलेक्ट कौन करेगा? यूनियन। यूज कौन करेगा? यूनियन। लेकिन कुछ यूनियन में है कि लगाएगा कौन? यूनियन। कलेक्ट कौन करेगा? यूनियन। और यूज कौन करेगा? स्टेट। लगाएगा कौन? कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट एंड यूनियन दोनों, है ना? मान लो अभी आगे चलेगा। और उसको यूज कौन करेगा? स्टेट करेगा। कुछ टैक्स है, लगाएगा कौन? यूनियन। कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट। यूज कौन करेगा? स्टेट। कुछ ऐसा है कि लगाएगा कौन? यूनियन। कलेक्ट कौन करेगा? दोनों। यूज कौन करेगा? दोनों, है ना? इस तरह के फॉर्म को हमने देखा। फिर हमने देखा कि टैक्स में क्या है। हमने क्लासिफिकेशन टैक्स में देखा, तो हमने देखा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जिस पे टैक्स लगाया, है ना, मिस्टर एक्स पे लगाया, तो मिस्टर एक्स ही इसको क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। इस पे टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स पे, तो मिस्टर एक्स ने ही क्या किया? पे किया। यानी प्रारंभिक आदमी ही, प्रारंभिक उपभोक्ता ही क्या करेगा? भुगतान भी करेगा, किसी और पे ये शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा? इनडायरेक्ट में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या लगाया? मिस्टर एक्स पे लगाया टैक्स, और मिस्टर एक्स ने उसको शिफ्ट कर दिया किस पे? मिस्टर। और ये मिस्टर वाई कौन है? हम उपभोक्ता। हमने टैक्स पे कर दिया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स ने पे कर दिया गवर्नमेंट को। यानी मिस्टर एक्स क्या हो गया? मीडिएटर हो गया, ये बीच में बैठा हुआ। यानी कि जब भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उपभोक्ता और सरकार के बीच में कोई एक मध्यस्थता करता है। और ये टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड, ये लगता है गुड्स एंड सर्विस पे। यानी जो भी हम गुड्स एंड सर्विस लेते हैं उसका टैक्स हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, बीच में कोई मीडिएटर हमारा होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? तो इसमें हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम है ना, हमारा जो प्रॉफिट है, हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, ये सब टैक्सेस, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रॉफिट में से जो हम टैक्स पे करते हैं, या जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, वो क्या आता है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स में। और गुड्स एंड सर्विस का जो टैक्स आता है वो किसमें आता है? इनडायरेक्ट में। फिर हमने क्या देखा? प्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव में हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है, उस हिसाब से टैक्स का भी रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का जो रेशियो होगा बढ़ेगा। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में हमने क्या देखा? रिग्रेसिव टैक्स में हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ेगी, है ना, उससे वैल्यू अगर हमारी बढ़ रही है, उसके बाद भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? जिसको हम टैक्स बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टैक्स। टैक्स क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन टैक्स फिक्स तो रहेगा, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट होगा, है ना, इम्पैक्ट जो होगा वो अलग अलग होगा, किसी पे ज्यादा किसी पे कम। और ये बात आपको पता है कि गरीब पे ज्यादा पड़ेगा और अमीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी इनकम होती है, गरीब की इनकम कम होती है, उस इनकम में से बड़ा परसेंटेज चला जाता है टैक्स में, और उनका कुछ पता ही नहीं चलता उनकी इतनी ज्यादा इनकम होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमें पड़ता है। रिग्रेसिव, जैसे कि ऑयल की प्राइस, है ना, ऑयल प्राइस, पेट्रोलियम ऑयल की बात हो रही है ना, पेट्रोलियम ऑयल की प्राइस आप ले सकते हो इसमें। प्रोग्रेसिव में आपने देखा कि इनकम टैक्स को एग्जांपल में हमने लिया है ना, इनकम टैक्स। अगर आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, है ना, प्रॉपर्टी पे भी ज्यादा टैक्स है, कम प्रॉपर्टी वाले को कम टैक्स, ज्यादा प्रॉपर्टी वाले को ज्यादा टैक्स। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। फिर क्या हुआ था आपका? एड वैलोरम टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। तो स्पेसिफिक टैक्स में हमने देखा, और एड वैलोरम में क्या देखा कि ये नेट वैल्यू पे लगता है, यानी कि आपकी टोटल नेट वैल्यू क्या है उस पे हम क्या करते हैं? टैक्स डिसाइड करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक में हम नेट वैल्यू नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं? क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी के आधार पर हम क्या लगाते हैं? टैक्स लगाते हैं। कंप्लीट। फिर हमने एक चीज और देखा कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, उस ग्राफ में यहां रहेगा हमारा टैक्स रेट, और दूसरा रहेगा कि हमारा टैक्स इनकम, है ना।
तो अगर हम जब टैक्स रेट को बढ़ाएंगे, है ना, तो हमारा क्या होगा, इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन जब फिर हम टैक्स रेट जब हमारा मैक्सिमम पे चला जाएगा, है ना, जब वो भी कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 50% ही होगा, हर गवर्नमेंट की अलग अलग चीजें होती हैं। हमारे यहाँ 30% मैक्सिमम रखा गया है कि 30% से ज्यादा हम टैक्स नहीं लेंगे। अगर 30% से ज्यादा लेंगे तो कहीं बिजनेसमैन क्या काम करने में क्या फायदा है हमको, क्योंकि 30% तो डायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट भी तो देना पड़ता है ना, समझ रहे हो ना। 30% तो गवर्नमेंट ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईमानदारी से ऑफिसर लोग काम करने देंगे। सरकार को जो दिए सो दिए, भाई आपके घर के दरवाजे पे कोई अधिकारी आ गया तो उसको भी आप चाय पानी करा के भेजते हो ना, बिस्किट पे या चाय पे खर्च करते हो ना, बस दैट से समझो। तो हमें अलग तरीके से भी टैक्स पे करने पड़ते हैं, जिसको आपने करप्शन का नाम दिया, ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखा कि अगर हम टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो हमारा टैक्स इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक समय के बाद अगर हम रेट को बढ़ाएंगे तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम, क्योंकि हमारे अंदर ये फीलिंग हो, जब बचेगा ही नहीं तो काम करने का फायदा क्या है, हम काम नहीं करेंगे। और ऑटोमेटिक क्या होगा, ये रेट तो टैक्स रेट आप बढ़ाते रहिए, और जहां टैक्स रेट 100% हो गया वहां इनकम आपकी क्या हो जाएगी, इनकम 0% हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों को समझेगा जितना कमाए सरकार ले लिया तो हम काम क्यों करें, छोड़ देगा। इसलिए सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स भी नहीं लगाना है और बहुत कम टैक्स भी नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये जो ग्राफ दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, आर्थर लोफर के द्वारा, लोफर के द्वारा, लोफर के द्वारा, इसी को बोलते हैं आर्थर लोफर कर्व। इतनी बातें हो गई थी। अब कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा सब्सिडी और टैक्स, टैक्स एंड सब्सिडी दोनों पढ़ेंगे। अब जितने टैक्स है उसको कंप्लीट करेंगे और साथ में सब्सिडी को भी कल खत्म करेंगे। सर 5 मिनट का टाइम है आपका? औसत लागत है तो बता दीजिए। औसत लागत औसत इंग्लिश बोलो, बताओ।